पहला सोना में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी और एसजीएक्स निफ्टी पर देखिए कब से अटका हुआ है 142 अंक नीचे नुकसान के साथ। आज 2-3 बाजार बंद भी है ना। एशिया के तो सिंगापुर मेरे ख्याल से बंद नहीं गई, ये पता नहीं। 3 बाजार तो बंद है, ये मैंने पढ़ा है। लेकिन ठीक है, बड़े बाजार जो हांगकांग के हैं वो तो खुले हैं, निक्केई खुला है और शंघाई जो हमारे काम के बाजार खुले हैं, वो तीनों खुले हैं। और हांगकांग में देखिए तो गिरते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 600 तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, अब देखिए 3.25% की गिरावट। 683 नीचे, करीब 700 पॉइंट। हाँ, निक्केई ठीक है 1.5%। निक्केई ज्यादा नहीं है, लेकिन हांगकांग बहुत तेजी से गिरा है। चलिए एसजीएक्स निफ्टी गिरना बंद हो गया, वो ठीक है। 145 अंक नीचे और 35 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दो तो 8,750 के थोड़ा आसपास या नीचे खुलेंगे। और मेटल्स और जनरली हम देखते हैं ये स्टॉक्स ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। आप देखिए जिंक 1 हफ्ते के लो पर है, कॉपर 2 हफ्ते के लो पर है, ऑयल 2 दिन में 5% गिरा है। तो आज मेटल्स और माइनिंग शेयर से रिलेटेड स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे नीचे की साइड। चाहिए बिल्कुल मेटल्स, इसलिए मैंने चुना भी था। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के साथ मेटल्स गिरने चाहिए। ये संकेत। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मैं उस पर राय लेना चाहता हूँ आप लोगों की। जुबिलिएंट फूडवर्क्स, ये एक बड़ी खबर बढ़िया पढ़ रहा था मैं। नवरात्रि शुरू हो रही है और जुबिलिएंट फूडवर्क ने हेमंत क्या दिया है, लिखे डोमिनोज पिज्जा, जो इनके पिज्जा आउटलेट्स हैं, ये बोल रहे हैं आधे जो आउटलेट्स हैं उनको नवरात्रि के 9 दिनों में प्योर वेजिटेरियन कर देंगे। ओके, वहां पर मतलब नॉन वेज पिज्जा नहीं मिलेंगे। अब इससे सेल्स बढ़ेगी या घटेगी? इनका इरादा तो बढ़ाने का ही है नेचुरली, तभी ये कर रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स जो है वो एसएसएस ग्रोथ नेगेटिव आई थी, -2.5-3%। अविनाश ये बताइए, ये इन्होंने मुंह तो इंटरेस्टिंग लिया, जुबिलेंट फूडवर्क की सेल्स बढ़ेगी या घटेगी इससे? मुझे तो लग रहा है अनिल जी ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो वेजिटेरियन कम्युनिटी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अगर आप लोगों को अंदाजा हो, दोस्त लोग आपके या जो आप सर्कल में, तो क्या नवरात्रि के दिनों में लोग नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? आई थिंक जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मेरे ख्याल से नहीं खाते, बट फिर भी मेरे ख्याल से ये उनका एक मार्केटिंग प्लान है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कैसा इम्पैक्ट करेगा देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हेमंत, जुबिलेंट फूड वाले कौन साहब ये चाहते हैं कि सारे जितने गुजराती जैन्स ये जो रात को डांडिया करते हैं, पिज्जा आउटलेट खुले रहे तो प्योर वेजिटेरियन पिज्जा खाएं, तो 9 दिनों में शायद सेल्स उनकी गिरे ना, ये कोशिश होती है। इंटरेस्टिंग बात। चलिए जुबिलेंट फूड का स्टॉक देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन फिलहाल रिएक्शन देखते हैं बाजार का, किस तरह का माहौल बाजार में बनता हुआ दिखा है। पहली टिक आपके सामने सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, सिर्फ 47 अंक नीचे। तो थोड़ी देर रुकिए, सेटल हो जाने दीजिए कि ये स्टॉक्स कितना और कमजोर होते हैं। एक्सिस बैंक थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, सेंसेक्स 111 अंक नीचे। अच्छा, रुपया 6688 ये है लेवल करेंसी मार्केट में इस वक्त। कमजोरी लगातार होती दिख रही है, रुपया यूटर्न ले चुका है, चौथा दिन है मेरे ख्याल से ये कमजोरी का। 6688 20 पैसा और नुकसान है, तो करेंसी की कमजोरी होती दिख रही है। 66 के आसपास जो पहुंचा था सही लेवल था एकदम, जिनको डॉलर खरीदना था उनके लिए। बिल्कुल, अब फिर से रुपया कमजोर होता दिख रहा है, तो कमजोरी तो है रुपये में। देखते हैं आगे किस तरह का रुझान मिलता है। वेल्थ इंडिया, अविनाश, अब ये वॉलमार्ट भी आ गया है, तो पहले तो ऐसा लगा 50 के नीचे थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया स्टॉक ने, 2-3 ऊपर के सर्किट भी मारे, एक्शन भी हुआ, कुछ ब्लॉक्स भी हुए, हमने कवर भी किया था। अब आज वॉलमार्ट की खबर आ गई, तो अब क्या ये फिर से 50 के नीचे घुस जाएगा? आई थिंक ऐसा ही लग रहा है अनिल जी, क्योंकि वॉलमार्ट भी एक बहुत बड़ा कस्टमर इनके लिए है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का गवर्नेंस इशू हो गया है, मेरे ख्याल से इनको काफी समय लगेगा ये पूरा डैमेज को रिपेयर करने में। और क्लियरली जो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स रहेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ऑर्डर इनकी कैंसिल होती है तो ऑब्वियसली टॉप लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी और बॉटम लाइन, ये तीनों ही पैरामीटर्स में इनको डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि एक फॉलिंग नाइफ है, इसको बिल्कुल ही छूना नहीं चाहिए। हालांकि टेक्निकली पता नहीं क्या ट्रेंड है, बट क्लियरली फंडामेंटल्स पे मुझे लग रहा है कि इस शेयर से दूर ही रहे। ओके, चलिए तो दूर रहिए। आज 5% का लोअर सर्किट के साथ खुलने के संकेत यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब इक्विटी मार्केट का मूड कमजोर हो तो फिर आईपीओ जब आए उसको ठंडा रिस्पांस मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। एल&टी टेक का आईपीओ आज खुल रहा है, और इसके साथ तो आप देखिए जो इसके पुराने आईपीओ आए हैं ग्रुप कंपनी के, उन्होंने भी पैसा बनाकर दिया नहीं है। एल&टी इन्फोटेक 710 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके नीचे पहुंच गया है। आज ये खुल रहा है 850 से 860 रुपए इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। निवेश करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? अगर एल&टी की जगह ये XYZ टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो तो मैं देखूं भी ना। ये तो सिर्फ हम डिस्कस भी इसलिए करेंगे एल&टी का नाम लगा, बिल्कुल। अदरवाइज
जिस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ, बाकी सब चीजें छोड़ दी, अल्टीमेटली हर चीज की कोई प्राइस है, कोई वैल्यू है। अब 20 से ज्यादा के मल्टीपल आप इंजीनियरिंग कंपनी को क्यों देंगे? कोई वजह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि पता नहीं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि एलएनटी अपने सारे आईपीओ को इतना एग्रेसिव प्राइस क्यों कर रही है भाई। अच्छा, दूसरी कोई कंपनी करे समझ में आता है, प्रोमोटर है। एलएनटी तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। एलएनटी को क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली किसी एक की कंपनी तो है नहीं कि कोई बिरला जी की या टाटा जी की कंपनी हो तो उन प्रोमोटर की होल्डिंग्स 50, 70, 60% है, 100%, 75% है, तो उनका पैसा ज्यादा बनेगा। ठीक बात है। ये तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, इनके लिए तो ये कोशिश होनी चाहिए, खासतौर से तब जबकि लोगों ने एलएनटी के स्टॉक में पिछले सालों में पैसा नहीं बनाया। बिल्कुल। तो चलिए कोई बात नहीं, आप हमारी ग्रुप कंपनी में पैसा बनाए, नए एलएनटी फाइनेंस में पैसा बनाया लोगों का, और अभी एलएनटी इन्फोटेक का आईपीओ है उसमें पैसा बना नहीं। कोई वजह नहीं है हेमंत की पैसा लगा। अच्छा, ये ऐसे ही बाजार रहा, 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए इस साल, और यही बाजार रहा, बाजार में अच्छे पॉजिटिव लिस्ट हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो मतलब अवॉइड कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बड़ा कुछ मिस कर देंगे, छोड़ दें, ज्यादा बढ़िया। चलिए छोड़ दीजिए। काफी दिनों बाद देखिए अब इस तरह की खबरें आ रही है कि अब इशू को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। आप भी इत्तेफाक रखते हैं अविनाश इस राय से? नहीं, मैं समझता हूं कि हेमंत जी, अनिल जी ने सही कहा कि जिस प्रकार की ट्रैक रिकॉर्ड है एलएनटी की, मुझे लग रहा है कि आईपीओ गेन्स के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसमें कोई बड़ा अपसाइड आएगा नहीं। लेकिन ये कंपनी एक प्योर आईटी कंपनी नहीं है, एक इंजीनियरिंग आरएनडी प्लेयर है। जो टाटा एलेक्सी, सीएंट के कंपैरिजन में आप कंपेयर करें तो अगर प्राइस नीचे खुलता है पोस्ट लिस्टिंग तो मेरे ख्याल से देन वन कैन कंसिडर, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। इनको आईटी कंपनीज की तरह कंपेयर करना शायद गलत होगा। आईटी कंपनी तो मान ही नहीं है, हम इंजीनियरिंग मान तो भाई, आईटी कंपनी को तो आप एक बार अविनाश जी 20 का मल्टीपल दे दो, इंजीनियरिंग कंपनी को 20-25 का मल्टीपल दोगे क्या? नहीं, वही बस नाम क्योंकि टेक्नोलॉजी लगा है तो लग रहा है कि आईटी है, लेकिन ये बात पॉइंट बहुत सही है अविनाश जी ने जो कहा, लोगों को समझना चाहिए आईटी कंपनी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली एक बात और भी है, आईटी कंपनी समझ के भी बहुत लोग पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आईटी कंपनी का माहौल खराब है और एलएनटी इन्फोटेक ने पैसा नहीं, तो दोनों ही तरह से नाम से भी नहीं लगाने वाले हैं और वैल्यूएशन से भी नहीं लगाने वाले। चलिए, तो हर तरफ से इसको अवॉइड करें तो फिलहाल ज्यादा सही रहेगा। इस चक्कर में ना रहें कि बाकी सब आईपीओ में आपके पैसा बना है, लिस्टिंग गेन्स हुए हैं तो यहां पर भी होगा। ये रणनीति शायद यहां सही नहीं साबित हो। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर फिलहाल रुपया पहुंचता हुआ, रुपए की कमजोरी देखिए बढ़ती जा रही है, करीब करीब 1/4% कमजोर है आज रुपया। तो ये एक और खराब खबर मैं देख रहा था, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे नहीं है, आईपीओ की पाइपलाइंस आ रही है तो कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि लिक्विडिटी खींचने का काम कर रही है। एमएसपी की जो रबी क्रॉप है उसकी 5 से 10% कीमतें बढ़ाने की बात हो रही है। बाजार के वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हैं, श्राद्ध का समय भी आ रहा है और 15 तारीख जो है वो एडवांस टैक्स के चलते भी एचएनआई थोड़े प्रेशर में रहते हैं। तो खराब खबरों का जो फ्लो है वो जबरदस्त है। जो बड़ा पॉइंट और अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट, जो नया पॉइंट मुझे लगा वो श्राद्ध का है। देखिए, लोग खरीदारी करने के लिए रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, काम तो और ट्रंकेटेड वीक भी है, कल छुट्टी, काम नहीं करते, कम से कम श्राद्ध में नया काम नहीं करते। तो श्राद्ध आने से पहले प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, ये एक बड़ा। चलिए, लेकिन जिनको ट्रेड करना ही है उनके लिए कहाँ मौके हैं तो देख लेते हैं स्टॉक 2020 का आज का अपडेट, 20 बेहतरीन पिक्स। मेरी टीम पे आप नजर डालिए, यहाँ पे पूरी तरीके से खरीदारी पे सेक्टर से फोकस किया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, नेल्को, ऑप्टो सर्किल, ये सब खबरों के चलते खरीदारी करिए। वहीं रेडिंगटन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, डीबी रियल्टी में भी एक अच्छी पोजीशन आज आप बना सकते हैं। कॉक्स एंड किंग्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर सेक्टर फोकस करिए। सेक्टर्स का लगातार मानना है कि ये सेक्टर आप राइज करेंगे। यहाँ से जेके टायर एक बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पे भी कई सारी खबरें डेवलप हो रही है। और नोसेल जिस तरीके से परफॉर्मेंस Q1 में था आगे भी जारी रहेगा। तो ये मेरी टीम में पूरी तरीके से खरीदारी फोकस। और हेमंत गिरी में मुझे कोई स्टॉक पसंद है तो सेंट्रल बैंक होगा। और मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 गेंदबाज नहीं, बल्लेबाज भी नहीं, आज मिलीजुली टीम मेरे सिलेक्टर्स ने बनाई है। जी हाँ, 6 देखिए बल्लेबाज हैं और बाकी 4 गेंदबाज हैं। शोभा के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश हैं क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं, मंगलम टिम्बर्स जैसे, जो खबरों के चलते आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी में मेरे सिलेक्टर्स को लगता है तेजी देखने को मिलेगी। ये हफ्ता पीएसयू बैंकों के लिए अच्छा रह सकता है फिर से। लेकिन गेंदबाजी की जो राय है वो जेएसपीएल पर है और इसके अलावा दूसरा शेयर है वो एचडीआईएल है, यहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स के ऊपर रखिए नजर, यहां पर बिकवाली देखी जा सकती है। अशोक लेलैंड में भी अच्छी रैली देखी जा चुकी है, अब यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। चलिए, जो
तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाकर दे सकते हैं, लेकिन आज देखिए कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो कैबिनेट की बैठक में जीएसटी काउंसिल का गठन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जीएसटी हो, अच्छा मॉनसून हो, फेस्टिवल डिमांड हो, 7th पे कमीशन हो, बाजार ने इन सब चीजों को पचा लिया है दरअसल। बिल्कुल, तभी तो हम यहाँ आए। 8,900 9,000 पे पहुंचे इसीलिए कि ये सारे फैक्टर्स थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और साथ में एक और फैक्टर जो आपने बोले वो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का भी था, जिसने भी, अच्छा हम अकेले नहीं दौड़े, सब दौड़े और सारी एसेट क्लास चली है। तो अब और सबसे बड़ी इवेंट जो 20-21 तारीख को एफओएमसी का बैठक है, जिसके चलते डर है, कम से कम 20 तारीख 21 तारीख तक तो सब लोग देखना चाहेंगे कि फेड का स्टांस क्या रहता है। बहुत जरूरी, और वो डायरेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली हेमंत पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, लोगों ने ये मान लिया था कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, ये डर फिर से ब्याज दरें बढ़ने का इस वीकेंड से शुरू हुआ है। तो अब आप ये ताल ठोक के नहीं कह सकते कि नहीं 20-21 को कुछ नहीं होगा, हो भी सकता है। और अगर समझो नहीं भी हुआ और जेनेट येलन ने बहुत साफ साफ कह दिया कि दिसंबर में तो मैं बढ़ाऊंगी, तब क्या, तब फिर ये डर है ना अगले। और ये जो आजकल जेनेट येलन से फोकस शिफ्ट होकर जो फेड के वाइस चेयरपर्सन पर, अब बॉस्टन के फेड प्रेसिडेंट पर जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर, हाँ, पहले लोग फेड के जेनेट येलन का स्टेटमेंट सुनना चाहते थे, अब देखिए ये स्टेटमेंट आते ही गिर जाता है बाजार। एक्चुअली क्या है, बाजार को करेक्शन के लिए एक बहाना चाहिए, अदरवाइज कोई रीजन नहीं कि आप बॉस्टन के फेड प्रेसिडेंट को ज्यादा भाव दें जेनेट येलन के मुकाबले में, लेकिन करेक्शन का जो ट्रिगर चाहिए वो वहां से आ गया। वो अब, और साथ में नॉर्थ कोरिया का जो था, तो ये दोनों ट्रिगर्स मिलके ऐसे हो गए कि हमें भले नॉर्थ कोरिया वाला मामला इतना बड़ा नहीं दिखा, लेकिन अमेरिका को दिखता है, और अमेरिका ने कहा कि अब वो सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, देखिए ग्लोबल मार्केट्स के जो थोड़ी सी तस्वीर को खराब कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए निफ्टी 133 अंक नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। जी हां, प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं कमोवेश वहीं पर जहां पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा था, वहां पर ही एक गैप डाउन ओपनिंग आज होती हुई नजर आएगी। 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, तो मार यहां ज्यादा पड़ी है और तेजी भी देखिए यहां पर पहले हो चुकी है। टाटा मोटर्स, ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स और सेक्टर्स में दबाव देखने को मिलेगा। तो हम आपसे कह रहे थे जिंक देखिए 1 हफ्ते के लो पर, कॉपर 2 हफ्ते के लो पर, तो हिंडाल्को में दबाव देखने को मिलेगा। संदीप पागले जी का टॉप शॉर्ट कैंडिडेट है ये, और लगता है आज काफी गैप डाउन खुलेगा। और दूसरे मेटल स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर। बैंकिंग स्टॉक्स में भी करेक्शन देखने को मिलेगा, शायद पीएसयू बैंक में ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से भाग चुके हैं। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां कमजोरी के साथ आज शुरुआत होगी। और 51 के 51 शेयर निफ्टी के लाल निशान में खुलने वाले हैं, इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में मिल रहे हैं। इतनी तो बनती है, तो 1.5%। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत जो हम बोल रहे थे कि कमजोरी ज्यादा बैंक निफ्टी में होगी, तो बैंक निफ्टी का 19,900 19,800 का जो अगला सपोर्ट जोन है 20,000 के नीचे वाला, वो आता हुआ दिख रहा है। तो वहां से शुरुआत, टाटा मोटर्स 4% नीचे है, ये बड़ा नुकसान वाला मामला है। मेटल्स नीचे, बैंक्स नीचे, तो चलिए गिरेंगे तो ही, अब ये तो साफ ही दिख रहा है। तो वागले साहब जरा बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, 19,860 ये है ओपनिंग का ट्रेड, उसके बाद क्या लेवल्स अहम हो जाएंगे इनके लिए? अनिल जी, एक तो एक स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक करने का संकेत है, तो अगर ये लेवल्स के नीचे ट्रेड होता है तो मुझे लगता है एक नया लेवल खुल जाता है जो कि 19,560 570 ये है, तो कम से कम वहां से भी लगभग 250-300 पॉइंट की मुझे डाउन साइड लगती है। ओके, इसलिए तो इन लेवल्स पर रखिए नजर। साथ ही हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि मानस आप कह रहे थे कि टाटा मोटर्स में दबाव देखने को मिल सकता है, या आदित्य आप कह रहे थे शायद, ये बताइए टाटा मोटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है? ये तो करीब 4% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। ग्लोबली लिंक स्टॉक्स आज प्रेशर में रहने वाले हैं। टाटा मोटर्स और डीवीआर दोनों ही देखिए 3% नीचे कमजोरी के साथ खुलने के संकेत देते हुए। मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स में प्रेशर बना रहेगा। स्टॉक में इमीडिएट सपोर्ट भी देखें तो करीब 525-530 के आसपास आता है, जो कि यहाँ से करीब 40 रुपए नीचे है। तो अभी इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली टाटा मोटर्स में अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ से हमको लगता है 7 to 8% करेक्शन आएगा, उसके बाद ही इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन के मौके ढूंढने चाहिए। बट एज ऑफ नाउ स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा सा वीक लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन के लिए डेफिनेटली अवॉइड करिए, इनफैक्ट शॉर्ट पोजीशन जरूर इनिशिएट करेंगे अगर कोई पुल बैक आता है तो। लॉन्ग तो अवॉइड करना ही है, शॉर्ट बनाना नहीं बनाना, ये देखने वाली बात है। प्रीकोल, ये एक स्टॉक दिख रहा है, मानस जरा चार्ट देखें आप। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने शुक्रवार को 13 लाख शेयर खरीदे 120 रुपए में। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं प्रीकोल के?
देखिए 400 पॉजिटिव अनिल जी, क्योंकि कंसोलिडेशन देखा जा रहा था 110 और 120 की रेंज में काफी समय से, और ऐसा लगता है कि अगर ये एक बार 122 123 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो एक फ्लैग ब्रेकआउट चार्ट पे डेफिनेटली दिखता है, और उस केस में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 रुपए का अपमूव देखने को मिले। हालांकि ये जरूर है कि अगर आज गिरावट देखने को मिले तो मैं समझता हूं कि 115 के आसपास भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 110 105 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो आपको अगर गिरावट 115 के आसपास आए तो खरीदारी करनी है, 105 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, इस उम्मीद से कि आने वाले टाइम में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपके टारगेट 140 और 145 की रेंज में होंगे। ओके, इसके अलावा आज नजर रहेगी रिलायंस डिफेंस के नतीजे जो आए थे वो कमजोर आए थे, घाटे से घाटे में आई थी। श्रीराम सिल्क का मुनाफा 22% घटा था। शोभा के मार्जिन्स देखिए घटे हैं, हालांकि बायबैक 330 का इन्होंने जरूर दिया है, लेकिन बाजार कमजोर है। और HDIL जिसका मुनाफा 30% घटा था। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रहेगी। भूषण स्टील देखिए घाटे से घाटे में ही रहा, तो ये एक और खराब खबर। लेकिन अच्छी खबर थोड़ी सी आती हुई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए, इसके नतीजों के बाद आज ये शेयर भी एक्शन में रहने वाला है। ये कमजोर नतीजे वाले शेयरों पर आज नजर रखनी जरूरी है, और यहां से एक्शन साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखेगा। खबरों के दम पर जो एक्शन दिख रहा है, देखिए ये सब भागे हुए शेयर। मांदना इंडस्ट्रीज 5% नीचे, वेल्सपन 5% नीचे, HCC CNC कंस्ट्रक्शन, ऐसा इनके सर्किट हो गए हैं भाई कम, 5% के हो गए हैं, 20 से 10, 10 से 5 हो गए। ILFS इंजीनियरिंग का नहीं हुआ तो वो 6.5% नीचे है। तो ये जो भागे हैं, हम इसलिए शुरू में बात भी कर रहे थे कि अब इनमें पैसा बन रहा है तो ले लीजिए। जो शेयर अच्छा पैसा बना चुके हैं, दिखा चुके हैं, तो वहां पर अब ज्यादा इंतजार करने में समझदारी वाली बात है नहीं। तो दबाव जो साफ तौर पर बाजार में दिख रहा है वो मेटल्स, बैंक्स, ऑटो, यहां से आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऑटो में भी टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, क्योंकि टू व्हीलर पर तो CLA से आज बेरिश हो गया तो ये गिरने पक्की हैं। तो कुल मिलाकर माहौल खराब है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप हांगकांग को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो 3% नीचे, हम 1.5 ही हैं तो उतने बुरे नहीं। डाउ से कम गिर रहे हैं, डाउ भी तो 2% गिरा है, तो उस हिसाब से ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई ट्रिपल सेंचुरी की तरफ मारता है। 450 अंक नीचे खुला है सेंसेक्स, और निफ्टी पर नुकसान 143 अंकों का। 150 अंक नीचे निफ्टी 8,700 के बेहद करीब खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और 550 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में नजर आएगा। भारी गिरावट है, 2.25% का कट आता हुआ दिख रहा है। अभी तक एक भी टिक ऊपर की 500 अंक नीचे सेंसेक्स हो चुका है अब, तो यहां पर और मार पड़ती हुई दिख रही है। 160 अंक नीचे निफ्टी है, 8,700 के बेहद करीब। तो जो हम कह रहे थे जहां खुलेगा वहीं से बिकवाली का प्रेशर आएगा। 525 अंक नीचे अब सेंसेक्स आपको नजर आएगा, और निफ्टी पर 160 अंकों का नुकसान। यही रात की बात है कि 8,700 को अब तक नहीं तोड़ा है, लेकिन सेंसेक्स में भारी गिरावट है 525 अंकों की। इससे ज्यादा भारी गिरावट बैंक निफ्टी में 500 अंक नीचे, यानी कि 2.5% टूट चुका है बैंक निफ्टी। और हाई बीटा मिड कैप्स की जो हम बात कर रहे थे, आप देखिए 2.25% का नुकसान आप मिड कैप इंडेक्स में देखेंगे तो दिग्गजों के मुकाबले में बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट कहां है? यस बैंक 5.5%। यस बैंक अब ये नो हो गया है ट्रेडर्स के लिए खरीदने के लिए आज से। भेल, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, तो जो हम बोल रहे थे ग्लोबल जुड़े हुए स्टॉक्स देखिए, हिंडाल्को हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, बैंक्स तो पिटे ही हैं, SBI, एक्सिस, ICICI, जो आप नाम लें सब में मार पड़ती हुई दिख रही है। निफ्टी के सारे स्टॉक्स, इन्फोसिस को छोड़ दें, लाल निशान में। अच्छा, वायदा कारोबार में एकमात्र स्टॉक ऊपर है हरे निशान में, वो है इन्फोसिस, और थोड़ा ओरेकल अभी भी आया है जिसमें वॉल्यूम ही नहीं हो, तो छोड़ दीजिए। सारे वायदा कारोबार के स्टॉक्स नीचे है। सबसे ज्यादा कमजोर क्या है? 2 कमजोर नतीजों वाले शेयर, JP एसोसिएट, HDIL, यहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही। जैन इरिगेशन, अब वक्त आ रहा है कि ये वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकले। आज 6% नीचे हो चुका है। TVS मोटर में CLSA के डाउनग्रेड के बाद 5% का बड़ा कट। यस बैंक ऐसा लगता है कि निफ्टी का स्टॉक नहीं होगा, मिड कैप स्टॉक हो, 5% गिरा है ये भी। इंडिया सीमेंट, सिंटेक्स, जहां ट्रेडर्स ने पिछले दिनों में पोजीशन बनाई वहीं गिरे। एक अच्छी बात, सारी जब हम नेगेटिव कह रहे हैं तो ये कि 8,700 को निफ्टी ने नहीं तोड़ा, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है और वहां से थोड़ा बाउंस आ रहा है। आज का एग्जैक्ट लो 8699, यानी कि 8,700। तो ये एक थोड़ा सा रिलीफ,
और सेंसेक्स निचले स्तरों से थोड़ा 100 अंक सुधरा है हेमंत, ये है इस वक्त। तो पहली डिप को लोग थोड़ा जो 100 अंक आप सुधरा कह रहे हैं खरीदारी करने की कोशिश शायद कर रहे हैं या फिर वहां पर बेच नहीं रहे, लेकिन आप देखिए 24 जून के बाद सबसे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन भारतीय बाजारों ने दर्ज करी। और जो हम आपसे कह रहे थे पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा दौड़ लगा रहे थे तो वही सबसे ज्यादा गिरेंगे भी। पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए आप, बैंक इंडेक्स देखिए आप, वो 3.5% नीचे है और आप अगर देखें तो बैंक निफ्टी आपको 2% ही नीचे दिखेगी। तो ये स्टॉक्स जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो ज्यादा तेजी से आज गिरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखेगा। तो सबसे कम गिरा है आईटी क्योंकि इन्फोसिस मजबूत है, बाकी दबाव तो भरपूर देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस का मदद करने के लिए अब टीसीएस और टेक महिंद्रा भी सामने आते हुए, तो जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि आज शायद आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिले, रुपया भी कमजोर हुआ, इन दोनों खबरों का फायदा यहां पर इस सेक्टर को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए हिंडाल को हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे बेच कर चलिए, संदीप आगले जी का टॉप पिक था और ये निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर आज के दिन नजर आ रहा है। येस बैंक भी नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक भी, टाटा मोटर्स ग्लोबली लिंक स्टॉक है क्योंकि यहां गिरावट देखने को मिल रही है और बाकी के सारे ऑटो स्टॉक्स देखिए हीरो मोटोकॉर्प और दूसरे ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे थे। मारुति देखिए करीब 2.5% नीचे है, क्या जबरदस्त ड्रीम रन स्टॉक के लिए रहा है, यहां पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयरों में एक अच्छी रैली के बाद देखिए आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। एलएनटी तो कमजोर है ही, एशियन पेंट्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो मुनाफा वसूली लोग कर रहे हैं और अब देखिए केवल आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो बचा हुआ है। इसके अलावा देख लेते हैं नतीजे जो कमजोर आए, रिलायंस डिफेंस के नतीजे देखिए कमजोर आए, श्रीराम सिल्क के नतीजों में करीब 22% की गिरावट देखने को मिली, रिलायंस डिफेंस 2.25% नीचे है। शोभा 330 का बायबैक प्राइस जरूर दिया है लेकिन मार्जिन कमजोर हुए हैं। शोभा में भी देखिए आप थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिल रही है, बायबैक शायद इसे बचा रहा है 330 का क्योंकि ऐलान किया है, लेकिन एचडीआईएल 30% मुनाफा घटाया है और मार्जिन में 71% के मुकाबले 60% के रहे हैं। एफएनओ में सबसे ज्यादा बड़ा लूजर यही दिख रहा है नतीजों के दम पर। जेपी एसोसिएट्स और एचडीआईएल ये दो टॉप लूजर्स हैं आज एफएनओ के। बिल्कुल, और दोनों ही नतीजों के दम पर सबसे तेज मार्क झेलते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर। जीएसपीएल 4% नीचे कमजोर नतीजों के बाद, सियाराम सिल्क मिल्स 8.5% नीचे कमजोर नतीजों के बाद। तो यहाँ पर नतीजों की वजह से अच्छा हेमंत एक और चीज, 8,700 को तो सपोर्ट किया लेकिन एग्जैक्ट आज का हाई 8,742। हम कह रहे थे कि निफ्टी किसी भी लेवल से 41 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, वहां से फिर बिकवाली आती हुई दिखेगी, फिर वहां पर जाकर रुका है। तो अब देखना होगा। अब आज के लिए जो ट्रेंड डिसाइडर है, मैं सोच रहा हूँ ये तो वागले साहब से भी एक बार पूछ लेते हैं, या तो 8,700 के नीचे बड़ी मंदी शुरू होगी, 8,750 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, ये ठीक है सोचना? अनिल जी अभी तक जो मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है ऊपर में सस्टेन होगा। तो ये ठीक है सोचना, मैं मतलब आपके साथ रहूंगा। बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सेलिंग ये लेवल पे वो भी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये बेसिकली अभी नो ट्रेड जोन में है। 30-40 पॉइंट से ऊपर मुझे कोई भी बाउंस बैक सस्टेन होते हुए नहीं लगता है। ओके, और आप देखिए सबसे बड़ा निफ्टी का लूजर क्या है, येस बैंक। और आपको याद होगा शुक्रवार को हम आपसे कह रहे थे कि ये और तेज प्रेशर में रह सकता है। अब चर्चा ये चल रही है कि 2 क्वार्टर्स के लिए तो इन्होंने क्यूआईपी टाल दिया है। ये शेयर देखिए क्या रैली दिखा रहा था। क्यूआईपी में हम बात कर ही रहे थे, प्रमोटर्स ने लालच किया, जिस भाव पे पैसा आ रहा था थोड़ा बहुत वो लिया नहीं, और सजा आज भी मिल रही है, पनिशमेंट आज भी दे रहा है बाजार इनको। एक्चुअली ये मतलब है निफ्टी का स्टॉक, लेकिन बिहेव इसका प्राइस पैटर्न का बात कर रहा हूँ, वो मिड कैप टाइप है। तो वो हमेशा हाई बीटा मिड कैप है, बुरी खबर नहीं भी हो तब भी शायद निफ्टी में गिरने वाला सबसे ज्यादा रहता था। 350 रुपए की बुक वैल्यू। अविनाश कितना मल्टीपल देंगे? 3 टाइम? हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम 3 टाइम, यानी 1050। कितना हुआ? 1050। तो थोड़ा बहुत जो कमाई करेंगे इस साल उसका और प्रीमियम जोड़ लो, तब भी 1100 के ऊपर का भाव तो नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं अगर बाजार कमजोर हुआ तो यस बैंक 1000-1100 की रेंज में जाके सेटल होना चाहिए। अगर बाजार ना कमजोर हो तो फिर हाई बीटा स्टॉक है तो उतना गिरे ना गिरे। लेकिन एक चीज पक्का है, अब लेने वाले लोग कम हो गए हैं यस बैंक में, बेचने वाले ज्यादा हो गए। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है स्क्रीन पर। आप देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कोई एक स्टॉक दिखा रहा है निफ्टी में तो वो यस बैंक ही है। और अगर आप देखें टॉप 5 लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक भी इसकी मदद करता हुआ, और इवन एसबीआई में भी देखिए आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो बैंक ही मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। 420 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है और 450 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप कह रहे थे
यूएस में एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 19 गिरने वाले शेयर थे, तो उसी के लिए उसी तरफ देखिए भारतीय बाजार भी बढ़ रहे हैं। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 11 गिरने वाले शेयर यहाँ पर 12 शेयर गिरने वाले, तो मतलब हाल तो यहाँ भी बुरा ही है। बस ये कि सेंसेक्स 50 की गिरावट थोड़ी सी थमती दिख रही है और बैंक निफ्टी में मैं 19,800 मान रहा था अगला सपोर्ट। आज का बैंक निफ्टी का लो 19,735 का है, 19,861 का हाई है। अच्छा चलिए यस बैंक की हम बात कर रहे थे। यस बैंक एफएनओ में टॉप गेनर है ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से और टॉप लूजर है प्राइस के लिहाज से निफ्टी में, तो ये स्टॉक है। अब इसके लिए अहम लेवल क्या है पूछ लिया जाए। मानस बताइए 1227 पे यस बैंक के फ्यूचर्स है, क्या किया जाए? देखिए अगर हम कैश लेवल्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, उसके नीचे स्टॉक फिसला है, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1130 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। मैं समझता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात है तो वो डेफिनेटली वीक है, बट अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक रखते हैं और अगर आपका टाइम फ्रेम कम से कम 3 to 6 मंथ्स का है तो मैं समझता हूं इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सपोर्ट दिखता है 1050 1075 की रेंज में। अगर ऐसी गिरावट आए और 1125 के आसपास स्टॉक आए तो वहां खरीदारी करें। निवेश का नजरिया 6 to 8 मंथ्स का रखें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वापस हमें 1400-1450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे यस बैंक में। ओके लेकिन देखिए ऐसे कमजोर बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मंगलम टिम्बर 6% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पर कुछ अच्छी खबरें आ रही थी कि एक कैप्टिव पावर प्लांट इन्होंने शुरू किया है जिससे इनकी कॉस्ट बचेगी। तो कुछ कुछ शेयर हैं जहां देखिए खबरों के दम पर एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। ऑटो लाइन एक और ऐसा स्टॉक है जो 4% मजबूत है। ऑप्टो सर्किट ये स्टॉक 2020 में रिकमेंड किया गया था, यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो खबरों के दम पर जरूर कुछ शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। खबरों वाले शेयर एक्शन में तो हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखिए नंबर्स के बाद अच्छा 2% मजबूत खुला है ये शेयर, मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो सब जगह माहौल बुरा हो। अच्छा माहौल एक्चुअली अब इतना गंदा नहीं लग रहा है, दिन के हाई पॉइंट की तरफ निफ्टी आ रहा है। अब देखिए तो थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से हो रही है, अच्छा संकेत है। दिन के हाई पॉइंट पर निफ्टी है तो 8,700 पर खुलकर अब 8,750 की तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ी खरीदारी लोअर लेवल 8800 के ऊपर अगर आज बंद हो जाए ऐसे कमजोर बाजार में तो बुल्स पास माने जाएंगे। हमने ऐसे बात की, डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं। और इवन 8700 के नीचे बंद ना हो तब भी फेल नहीं हुए तब भी फेल नहीं हुए। तो 8800 के ऊपर पास हो तो डिस्टिंक्शन से पास। सबसे बढ़िया चीज क्या है हेमंत, देखो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग किसी के हाथ में नहीं है, बिल्कुल वो तो किसी को पता नहीं क्या होगा, लेकिन ओपनिंग होने के बाद कौन जोर में रहता है। अगर 8,700 पे आप खुल के 8,750 8,800 बंद करते तो आप जीत में तेजी करने वाले। अगर 8,750 पे खुल के 8,700 पे नीचे बंद करते हैं तो आप हार में। तो इसलिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप संभाल लें तो ये ज्यादा बढ़िया रहता है कि बुल्स के लिए बड़ा इम्तिहान वाला दिन है। ये बताइए अब क्योंकि बाजार खुल चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं निफ्टी को, आप अगर एक ट्रेड इस समय लेना हो तो आप तेजी की तरफ लेंगे मंदी की तरफ? बागले साहब मैं मंदी की तरफ लूंगा हेमंत, लेकिन थोड़ा से बाउंस बैक के लिए वेट करूंगा। 8,800 8,820 ये फ्यूचर्स के लेवल है जो कि यहां से 30-40 पॉइंट ऊपर है। वो लेवल्स आते हैं तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा और 8860 का स्टॉप लॉस लेके चले और मुझे लगता है ये बॉटम टूट जाएगा। ओके अच्छा, इस बीच एक स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। वायदा कारोबार में आदित्य स्ट्राइड्स शासुन, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ने में तीसरे नंबर पे है, स्टॉक 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टॉक का खुला 961 पर है लेकिन रिकवरी होकर दिन के हाई पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है 975-76 के आसपास फ्यूचर्स में। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। फार्मा डिफेंसिव स्टॉक्स भी होते हैं, क्या कुछ मौका है गिरावट में यहाँ पे खरीदारी करने का, ऐसा कुछ संकेत दिख रहा है आपको एफएनओ ट्रेडर्स के लिए? बिल्कुल नहीं। स्ट्राइड आकलन में देखें तो स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन देखने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 900-920 की रेंज में। हमने लास्ट वीक एक अच्छा पुल बैक आता हुआ देखा था। इसमें 995,000 की रेंज में इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है। लास्ट वीक स्टॉक ने उस लेवल को टेस्ट किया था फ्राइडे के सेशन में, वहीं से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में कोई डिक्लाइन वापस 960-950 के आसपास आता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होता है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 920 इस पर एक लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 1000 का, 1000 के ऊपर निकलता है तो एक वापस एक अच्छा मूव जो कि स्टॉक को 1060 तक लेके जा सकता है। ओवरऑल स्टॉक का पर्सपेक्टिव यहां से हमको बाइंग डिक्लाइन ही लगता है। वापस 15-20 रुपए नीचे आता है तो बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। तो गिरावट में खरीदारी करें स्ट्राइड्स शासन में, ये राय है
आदित्य की, लेकिन एक स्टॉक बड़ा तेजी में दिख रहा है, मंगलम टिम्बर। मेरे ख्याल से डबल डिजिट भागता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये शेयर आपके सामने लेकर आएंगे। मंगलम टिम्बर में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। खबर यह है कि कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया इन्होंने अपने एक थर्मल पावर प्लांट में, और 9% ऊपर। हेमंत, आपकी टीम में डिपेंडेबल स्टॉक था हमारी टीम का। डिपेंडेबल स्टॉक वाकई में वही डिपेंडेबल है, जैसे खराब बाजार में बढ़ जाए, हरे निशान में बना रहे तो बड़ी बात है। ये तो 10% भागा है, तो मंगलम टिम्बर डिपेंडेबल है और सही डिपेंडेबल है। 33 चार्ट्स देखिए जरा वागले साहब। पॉजिटिव है अनिल जी लेकिन हमारा सेंटिमेंट हमको साथ नहीं देगा, चार्ट साथ देंगे, और मैं समझता हूँ ये 36 के ऊपर निकलेगा और थोड़ा सा ये नेगेटिव सेंटिमेंट हट जाएगा तो ये 45 की तरफ जाएगा। सिर्फ हिम्मत की बात है। तो व्यू तो बिल्कुल पॉजिटिव बनता है ये स्टॉक पे। तो ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इवन मुक्ता आर्ट्स पिछले कुछ दिनों से देखिए क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। ये शेयर भी कमजोर बाजार में 6% मजबूत है। आइनॉक्स विंड में 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेंड के विपरीत आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अच्छी तेजी इन तमाम शेयरों में देखने को मिल रही है। चलिए शुक्र है कि एक इंडेक्स तो कम से कम हरे निशान में आया। आईटी सेक्टर देखिए अब हरे निशान में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में निचले स्तरों पर। लोग या फिर कहीं यहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेना भी चाहिए। देखिए सिंपल है हेमंत, देखिए अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फंड मैनेजर इसके लिए रिस्की काम किया है। शेयर खरीद के गलत पड़ना नहीं, उससे ज्यादा रिस्की काम उनके लिए होता है कि अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टर ने दिया, आप कैश लेके बैठे हैं, आप बाजार में पैसा नहीं लगा रहे हैं और अंडर परफॉर्म कर जाओ बाजार को, तो लोग जो गाली देते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो इसलिए उनके लिए क्या है, चलिए 4 दिनों से रुपया कमजोर हो रहा है, पीटे हुए आईटी ले लीजिए, इस बाजार में 52 वीक क्लोज पर है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आईटी में खरीदारी होती है। हाँ, अच्छा कंपनियां, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि भाई चिंता तो ग्रोथ की है ना, कि 20% होगी या 10% होगी, बात तो उतनी है, ग्रोथ तो है। और दूसरी बात है कि जो 10% ग्रोथ है उसके नीचे की आप बात करें वो तो प्राइस में है, ऊपर से रुपया कमजोर होना शुरू हुआ। तो ये आईटी खरीदने के लिए अगर जिसको समझ में आता है, वागले साहब कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? आ गया है? मैं कुछ आया, सिग्नल आया? नहीं मैं हम डाउट कर रहे हैं, लेकिन आपको हेमंत जो स्पॉट करता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मंगलम टिम्बर लगभग 20% ऊपर है। ओह, अच्छा ये हो गया है, वाह। चलिए भाई मंगलम टिम्बर दिखाइए जरा फटाफट। अच्छा आपका तो 36 का लेवल है ना? हाँ। अब वो तो उसके लिए तो आ गया ना, अभी ऑलमोस्ट आ गया है। चलिए 36 एक 50 पैसा कम है, ठीक है, मतलब एज गुड एज इट इज अचीव। कमजोर बाजार में 500 पॉइंट नीचे मार्केट हो, वहां पर देखिए 20% का अपर सर्किट लगने की तैयारी करता हुआ ये। इंटरेस्टिंग। चलिए, तो पैसे तो बनते हैं बाजार में, हर बाजार में तेजी और मंदी दोनों ही तरफ। स्टॉक सही आइडेंटिफाई करें आप, वो है की सबसे बड़ी। तो यहां पर ये है इस वक्त का रुझान। चलिए अब आदित्य से पूछा जाए रियल एस्टेट में क्या बेचा जाए। आदित्य, डीएलएफ टॉप लूजर हो गया वायदा कारोबार में, अब 4% नीचे है, तो डीएलएफ बेचें या एचडीआईएल बेचें, क्या बेचना चाहिए? नंद जी, मैं रियल एस्टेट सेक्टर में करंट लेवल से बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव व्यू नहीं है मेरा। मुझे लगता है कि यहाँ से हमको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर देखें तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से डीएलएफ में देखें 147, 148 पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर 150 के आसपास आता है तो 146 के स्टॉप लॉसेस में बाय करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 160, 165। हमारे समय टॉप पिक रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। स्टॉक एफ&ओ बैन में है, जिसके चलते जरूर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा पुल बैक लिया है। यहाँ पे अगर 86, 87 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 98, 100 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो रियल एस्टेट में मैं इस समय सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर कोई यहाँ से 4-5% करेक्शन आता है तो इंडिया बुल्स एंड डीएलएफ दोनों ही स्टॉक्स में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहा इन शेयरों पर। लेकिन अब एक और स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो है पीसी ज्वेलर। आप देखिए एफएनओ में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये दोनों मजबूत हैं और पीसी ज्वेलर भी थोड़ी बहुत तेजी दिखाने की कोशिश। क्या लोग मतलब इक्विटी बेच के सोना खरीदेंगे? इतनी गिरावट देखने को मिल चुकी है सोने की कीमतों में। फेस्टिवल सीजन सामने आ रहा है, शायद के बाद लोग खरीदेंगे फिर सोना। गिरावट तो नहीं बोलेंगे, 30,000 के ऊपर, 31,000 के आसपास ग्लोबल मार्केट। हमारे यहाँ तो 31,000 के आसपास है। आज सोने के ऊपर नजर रखेंगे और देखेंगे ये शेयर किस तरह से ग्लोबल खराब हो रहे हैं तो सोना बढ़ेगा तो है। ये बात तो सही है कि सोने में थोड़ी और तेजी होनी तय है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में इक्विटी में खराबी होगी, थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन चलिए, पीसी ज्वेलर्स, ये स्टॉक वैसे भी अपनी चाल चलने वाला है, अलग ही चलता है, तो इस पर नजर रखिएगा। लेकिन एनसीसी देखिए कमजोर है 5%। एक और स्पेस जो हमने आइडेंटिफाई की थोड़ी देर पहले, इंफ्रा की।
IRB इंफ्रा और रिलायंस इंफ्रा 4% नीचे है, GMR इंफ्रा 4% नीचे है। ये वायदा कारोबार के स्टॉक में बता रहा हूँ। आर इंफ्रा के नतीजे कल आने वाले हैं। आर इंफ्रा के कल नतीजे, चलिए तो आर इंफ्रा पे ही पूछा जाए, मानस से चार्ट्स देखकर बताएं। मानस 587-88 पर शॉर्ट बनता है क्या, या देर हो गई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि शॉर्ट करना चाहिए अब यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी गिरावट और आ जाए और स्टॉक अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 580 के आसपास है उसको टेस्ट करें तो वहां पर खरीदारी करें। मैं नहीं समझता कि अभी सही मौके है शॉर्ट करने के। आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखें तो स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि स्टॉक 650 और 660 के लेवल्स को टेस्ट करे। तो मेरी राय में तो गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और तब तक आप बने रहें जब तक स्टॉक 540 के लेवल्स ब्रेक ना करे। ओके, चलिए तो ये राय। रिलायंस इंफ्रा के नंबर्स कल आएंगे। कल देखिए भारतीय बाजार बंद हैं और रिलायंस इंफ्रा के साथ साथ कोल इंडिया के नतीजे भी आएंगे। कितनी बार ये कोल इंडिया अपने नतीजों को पोस्टपोन करेगा? 9 तारीख को देने वाला था, फिर 11 तारीख को, अब 13 तारीख की बात आ रही है। तो ये नंबर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इतनी बार पोस्टपोन करने के बाद नंबर किस तरह का आता है। स्टॉक में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। न तो ट्रेडर को तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों इसमें कुछ होता ही नहीं है। और जब से ये सरकार ने दूसरी बार FPO लाने की बात की, उसके बाद फिर बायबैक आ गया, ये स्टॉक का मूवमेंट खत्म हो गया। अच्छा, उसके ऊपर इतनी बड़ी इक्विटी, किसी के खरीदने से हिले भी नहीं शेयर या बेचने से गिरे नहीं, तो ये शेयर ये एकदम, तो आप देखिए लंबा चार्ट देखिए, चाहे 15 दिन का देख लें, महीने 2 महीने का देख लें, मूवमेंट दिखेगा ही नहीं आपको। पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए, आप देखिए मुश्किल से 7-8% ऊपर नीचे, वो भी मार्केट की इतनी तेजी में। तो छोड़ दिए, इस स्टॉक में कोई दम वाली बात है नहीं। NBFC, इसमें कहीं कोई शॉर्ट करने का मौका है आदित्य, तो बताइए। DHFL 4% टूटा है आज, और बाकी स्टॉक्स में SKS 3.5% नीचे है। तो ये 2 स्टॉक तो फिलहाल मैं देख रहा हूं FNO में। कुछ बेचा जाए? माफ कीजिए अनिल जी, कौन सा सेक्टर? NBFC में या हाउसिंग फाइनेंस वाली में, कोई भी आपको लगता हो जहां ट्रेडिंग करने का मौका दिखता हो। आज ही वैसे क्या है कि इतने आइडिया मिल नहीं रहे। मुझे लगता है मुझे लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी एक अच्छे शॉर्ट पोजीशन है। इसमें एक अच्छा सपोर्ट था 1198 का स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। भाई आज का लो निकालता है 1186 का, तो मुझे लगता है कि उसके नीचे वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उस केस में स्टॉक 1140-1150 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इसके अंदर 1186 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन लाकर चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है भारत फाइनेंस। उसमें देखें फ्राइडे के सेशन में काफी बड़ा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। आज हमने स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग ही आते हुए देखी है। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है जो कि 747 के आसपास है। अगर 745 के नीचे जाता है तो वापस इसमें एक रिन्यूड सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उस केस में स्टॉक 700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये दोनों ही स्टॉक NBFC सेक्टर में थोड़े से वीक लग रहे हैं। इसमें लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली एज ऑफ नाउ अवॉइड करनी चाहिए। अगर पुल बैक आता है तो जरूर देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करके शॉर्ट, इसमें कोई पुल बैक में शॉर्ट करना चाहिए। ओके, पुल बैक में करें शॉर्ट, इंतजार करें, थोड़ा ऊपर आ जाने दें, ये राय है इस वक्त। आदित्य की वक्त है आप सबसे विदा लेने का। आदित्य, मानस, संदीप वागले साहब और साथी अविनाश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। 430 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी पर नुकसान 138 अंकों का। मिड कैप और बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है, 2.25% नीचे। सेंसेक्स निफ्टी की 1.5% की कमजोरी के मुकाबले में नुकसान वहां ज्यादा है। 140 शेयर मजबूत है और 1300 कमजोर, यानी कि एक मजबूत शेयर के सामने लगभग 10 शेयर कमजोर है। यह है बाजार का इस वक्त का रुझान। और अब ऐसे वक्त जब बाजार तेज गिरावट दिखा रहा हो, कंफ्यूजन तो है कि इस गिरावट में मौका खरीदारी का है या फिर बाजार ने बना दिया है टॉप और बेचकर निकल जाए। तो सही जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या समझा जाए सर कि इस साल के लिए टॉप बन चुका है या फिर ये तेजी के मार्केट का एक छोटा मोटा करेक्शन है, किसी भी वजह से आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं? मॉर्निंग अनिल, देखिए ये बताना काफी मुश्किल है क्योंकि इसका जवाब तो लिक्विडिटी दे सकता है, क्योंकि जो हुआ है फ्राइडे को वो है एक लिक्विडिटी का झटका लगा है यूएस मार्केट में। क्योंकि अभी तक यूएस मार्केट के इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट्स है और यील्ड है वो लगातार नीचे जाते रहेंगे और लोग पार्टी करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में वो पैसा लेके। अभी फ्राइडे को बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चला गया और लोग सोच रहे हैं कि शायद ये जो यील्ड लगातार नीचे जा रहे थे
वो अभी थोड़ा रुक जाएगा और ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और उसके चलते हुए काफी लोगों को लिक्विडिटी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप बहुत सारे जो बड़े फंड्स है, जैसे हम कह रहे थे कि काफी ETF जैसे प्रोडक्ट से इंडिया में पैसा आया है, क्वांटिटेटिव फंड से इंडिया में पैसा आया है, वो लोग इतने ज्यादा ओवर लेवरेज्ड है अभी, उसमें अगर थोड़ा यील्ड बढ़ जाता है यूएस में, तो उनको बहुत कुछ पैसे निकाल के अपना पोर्टफोलियोज को एडजस्ट करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से उसी झटके का आशंका लेके स्टॉक मार्केट अभी डरे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, कि यील्ड्स लगातार बढ़ेगा, कि यूएस फेड कुछ ऐसे बात करेंगे कि हम जब मिलेंगे 21 तारीख को हम इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, और यील्ड्स फिर से नीचे आ जाएंगे और स्टॉक मार्केट का पार्टी फिर से शुरू हो जाएगा फिलहाल के लिए। ये भी हो सकता है कि ये एक 85-8600 टाइप का फ्लोर बना देता है मार्केट और फिर से इसका ऊपर के रुख शुरू हो जाता है, अगर ऐसे स्टेटमेंट फेड से आता है तो। लेकिन 1 मार्च से बजट के अगला वाला दिन से फ्राइडे तक 47,000 करोड़ रुपए FII से इस बाजार में निवेश हो चुका है। उसका आधा भी आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मान ले, ETF मान ले, तो हम 23-24 हजार करोड़ की रुपए की बात कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी इधर उधर मूव कर सकते हैं अगर यील्ड्स बढ़ जाता है तो एक टेक्निकल रिस्क बिल्कुल मार्केट में है, इस बात में कोई दोराहा नहीं है। लेकिन आज ये डिस्कस करना कि मार्केट टूट जाएगा यहां से, हम वहां तक पहुंचे नहीं है। अगले 1-2 दिन देखते हैं कि ETF सेलिंग बहुत होता है कि नहीं इंडिया में, उसके बाद हम एक जजमेंट ले सकते हैं कि नियर टर्म के लिए मार्केट का रुख क्या नीचे की तरफ हो गया है कि नहीं। ओके, तो 20-21 तारीख की FOMC की जो बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो शॉर्ट टर्म में सर क्या आपको लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट नहीं रहा, सेल ऑन रैलीज का हो गया है, ये कहना अभी सेफ है? देखिए, ये सब प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी अगले मैं कहूंगा 2-3 दिन आप रुक जाइए। अभी इतना कुछ चल रहा है कि इसको मॉनिटर करना काफी मुश्किल है। आप 2 चीज देखिए अभी सिर्फ, अभी आप हर रोज सुबह उठ के जैसे नैस्डैक, डाउ, S&P, शंघाई ये सब देखते हो, अभी देखना शुरू करना पड़ेगा कि रात को यूएस मार्केट यील्ड में क्या हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन जाएगा अभी मार्केट के लिए। हर रोज सुबह उठ के आपको यूएस बेंचमार्क यील्ड, अगर यील्ड ऊपर की तरफ गया 1, 2, 4 बेसिस पॉइंट, तो आपको थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि यील्ड ऊपर जाने का मतलब है इक्विटी मार्केट पे प्रेशर रहेगा। अभी डॉलर पे बहुत क्लोजली आप नजर रखिए, क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ अगर वापस आ जाता है तो मेरे ख्याल से घबराहट की कारण है इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज के लिए। और यही आपका पॉइंटर्स बन सकता है जो आपको बताएगा कि नियर टर्म के लिए ये सेल ऑन रैलीज मार्केट बन चुका है कि नहीं। तो क्योंकि अभी 1-1.5 हफ्ते में फेड मीटिंग है, अभी यूएस यील्ड्स का दिशा बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 21 तारीख को यूएस फेड ने बताया कि आप लोग क्यों डर रहे हो, मैं तो इंटरेस्ट रेट अभी बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हो रहा है और जो पुअर इकोनॉमिक नंबर्स आ रहा है यूएस में, कोई सवाल ही नहीं उठता इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने के लिए। तब यील्ड यूएस में नीचे आ जाएगा और फिर से इक्विटी मार्केट का रैली शुरू हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट 7-8 दिन ध्यान रखिए मार्केट पे, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेडिंग बेट्स ना ही ले तो अच्छा है। ये आपने जो क्वेश्चन किया, ये एक सिनेरियो है कि अगर मार्केट को लगा कि यील्ड बॉटम आउट हो गया और अभी यील्ड यहां से ऊपर ही जाएगा, तो मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट के लिए काफी प्रॉब्लम हो सकता है और ये मार्केट 10% करेक्ट करके 8,000-7,900 के लेवल्स तक भी जा सकता है। इतना डीप करेक्शन हो सकता है मार्केट में, लेकिन ये कॉल आप आज बैठ के नहीं ले सकते हो। अच्छा सर, ये तो ट्रेडर्स की बात हुई। इन्वेस्टर्स के लिए बताइए आप कि जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, क्योंकि पैसा तो सबका बन रहा है, या जिन्हें लगाना है, नया पैसा लगाना है, क्या वो अभी लगाएं, इंतजार करें? तो दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स, जिनका लगा हुआ है पैसा और जिन्हें लगाना है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मार्केट गिर जाता है प्योरली यूएस मार्केट यील्ड्स बढ़ने के कारण, और वो एक बहुत शार्प करेक्शन हो सकता है, जैसे हमने जनवरी-फरवरी में देखा था, बहुत ही शार्प करेक्शन, 4-5 हफ्ते के अंदर ये बहुत एक मार्केट काफी बड़ा एक प्राइस करेक्शन देख सकता है अगर यूएस यील्ड्स यहां से बढ़ जाता है तो, और मार्केट उसमें डर जाता है तो। अगर वो सिनेरियो होता है तो मैं कहूंगा वो इंडियन अच्छे कंपनीज के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो एक यूएस मार्केट में फाइनेंशियल डिसलोकेशन के कारण स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगे। लॉन्गर टर्म के लिए इसका इंडियन इंपैक्ट, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा कि एफआईआई आउटफ्लोज होगा, उसके कारण स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा। लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए मैं कहूंगा ये इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स और उसके वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रखता है।
तो अगर ये सिनेरियो होता है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और जो लोग उतना इन्वेस्टेड नहीं है मार्केट में उनको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। अभी वो कौन से स्तर पे मार्केट जाएगा ये बताने की क्षमता मेरे में नहीं है। वो 8200 है, 7900 है, मार्केट बहुत गिर जाता है, 7600 हो जाता है। वो आपको एक स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच लेना पड़ेगा क्योंकि कोई बॉटम में खरीद नहीं सकते। तो अगर वो पैनिक आ जाता है ग्लोबल मार्केट्स में तो आपको वो स्टॉक लिस्ट बनाना पड़ेगा फिर से, और मैं कहूंगा वो स्टॉक लिस्ट में आपको वही स्टॉक्स रखना पड़ेगा, वो है स्ट्रॉन्ग इंडियन कंजम्पशन स्टोरीज जैसे ऑटोज, पेंट्स और डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर कंपनीज जिसके वैल्यूएशंस आज बहुत बढ़ चुके हैं। अगर वो नीचे आ जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा खरीदने के लिए इंडिया में, इस बात में कोई दोराहा नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ये करेक्शन होता है जनवरी फरवरी के कारण के लिए, जो है मार्केट ये सोचता है कि ग्लोबल रिसेशन का एक पॉसिबिलिटी फिर से मार्केट में आ गया, जैसे पिछले कुछ दिनों में जो यूएस मार्केट डेटा आया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर वो चलते हुए मार्केट डरता है कि रिसेशन का फियर आ गया तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि रिसेशन फियर्स ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है और ग्रोथ स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस को इम्पैक्ट करता है इंडिया में भी। वो सिनेरियो अभी तक आया नहीं है, अगर वो आता है तो हम दूसरे तरीके से बात करेंगे, लेकिन अगर टेक्निकल करेक्शन होता है तो आपके क्वेश्चन के जवाब है हाँ, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा इंडिया में। ऑलराइट सर, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबकी नजरें टिकी रहेंगी 20-21 तारीख को फेड की बैठक पर अगले हफ्ते, और वो क्या स्टांस लेते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे भारतीय बाजारों को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण रॉय हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जो एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं चीनी गन्ने से रिलेटेड। लक्ष्मण बताइए क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, हमें जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार चीनी कंपनियों के लिए एक दूसरी बुरी खबर कह सकते आने वाली है, वो ये कि गन्ने की एफआरपी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एफआरपी मतलब सरकारी खरीद की जो कीमत होती है, जो सरकार तय करती है कि किस कीमत पर गन्ना किसानों से चीनी मिलें खरीदेंगी, उस पर केंद्र सरकार जो एफआरपी तय करती है वो करीब 30 से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ सकती है। इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो ये है कि पिछले साल इसमें एफआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो इस बार बढ़ोतरी करने की संभावना ज्यादा है। दूसरी चीज की इसमें फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, गन्ना किसान वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वहां पे केंद्र सरकार गन्ना किसानों को एक तरह से कह सकते हैं आकर्षित करने के लिए गन्ने के एफआरपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। और तीसरी वजह यह है कि चीनी की कीमतें बढ़ने की संभावना, उत्पादन में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो सरकार चाहती है कि गन्ना उत्पादकों को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो गन्ना की खेती के लिए ज्यादा आकर्षित हो। इन 3 वजहों से सरकार गन्ने की एफआरपी बढ़ाना चाहती है अच्छी खासी। और सूत्र बता रहे हैं कि सीएससीपी जो कि कीमतों की सिफारिश करती है, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसने जो सिफारिश की है उससे कहीं ज्यादा सरकार बढ़ाने के मूड में है। और खास बात यह है कि इस बार एफआरपी का ऐलान कुछ समय पहले ही किया जा सकता है ताकि जो यूपी इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो उससे पहले ही ये ऐलान कर ले। तो इस पर जल्दी फैसला आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सरकार किसानों को खुश करने के लिए एफआरपी बढ़ाने पर विचार कर लिया है, ये लक्ष्मण कहना सही होगा? और ये बजाज, बलरामपुर, धामपुर जैसी चीनी कंपनियों के लिए तो बहुत खराब खबर है फिर। वाकई एक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले या उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को लुभाने की कोशिश एक है। और हालांकि दलील जो औपचारिक तौर पर दी जाएगी वो यही दी जाएगी कि चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और गन्ना किसानों को कैसे लाभान्वित किया जाए। और पिछले साल कीमतें नहीं बढ़ी तो इस बार हम बढ़ा रहे हैं, और इन सब दलीलों के आधार पर सरकार 30 से 40 रुपए की अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यहाँ बता दूं कि पिछले साल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, 230 रुपए प्रति क्विंटल ही एफआरपी छोड़ दी गई थी। उससे पिछले साल सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी। तो सरकार इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी करना चाहती है, क्योंकि सरकार का मैंडेट भी है कि लक्ष्य भी रखा है कि किसानों की आमदनी को दुगुना करना है। तो इस तरफ सरकार कदम बढ़ाते हुए दिखना चाहती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात की हिम्मत, कि केंद्र सरकार जो एफआरपी तय करती है उसमें कुछ रुपए अपनी तरफ से राज्य सरकारें जोड़ देती हैं। एसएपी होता है जो राज्य सरकार की कीमतें होती है। एफआरपी अगर केंद्र सरकार 30 से 40 रुपए बढ़ाती है, उस पर अगर राज्य सरकार अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए क्या जाए दूसरी वजहों से कीमतें और जोड़ देती है तो दोहरी मार पड़ेगी चीनी कंपनियों के ऊपर, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन किसानों को वाकई इससे ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो ये एक बड़ी खबर शुगर कंपनियों के लिए बड़ा झटका, और खास तौर से यूपी बेस्ड शुगर कंपनियों के लिए बड़ा झटका।
तो ये 5 महीने बचे हैं चुनाव होने के लिए, 2 महीने पहले से कैंपेनिंग शुरू हो गई। ये चुनाव इस सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए भी। तो इसका मतलब बजाज, बलरामपुर, धामपुर, आउट शुगर, अपर गंज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी, ये 5-6 कंपनियां, और इसमें बड़ी जो है बलरामपुर और बजाज, इनके लिए बड़ा झटका है। 30 से 40 रुपए प्रति क्विंटल भाव। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव खबर। तो शुगर कंपनियां लगातार बुरी खबरों से जूझ रही है और ये खबरें आना खत्म नहीं हो रही है। एक और बुरी खबर आज इन कंपनियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया साहब हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को, माहौल को देख के कॉन्फिडेंस हिल रहा है लोगों का कि ये अचानक से क्या हो गया यूएस में, और अब बड़ी इवेंट्स क्योंकि सामने, क्या व्यू है सर बाजार? नहीं, एक्चुअली अगर आप ग्लोबल बाजार को साइड पे रखें 1 मिनट के लिए, तो लोकली भी कई दिनों से लोग यही सुन रहे हैं कि बाजार काफी आगे भाग रहा है, काफी आगे भाग रहा है। और बाजार में क्या है कि जैसे महंगा होता है तो लोग सोचते हैं करेक्शन आएगा कभी ना कभी, लेकिन क्या है कि करेक्शन के लिए ट्रिगर अपने पसंद का तो आ नहीं सकता है जी। ट्रिगर तो कोई भी हो सकता है। सो एक ये है कि ऑफकोर्स यूएस में यील्ड्स बढ़े हैं, अभी जैसे रेट्स बढ़ाने की कुछ बात है, कुछ हॉकिश न्यूज आने की चांसेस हैं, तो कोई भी ट्रिगर हो सकता है। लेकिन जब अगर अर्निंग्स में इतनी कोई मेजर टर्न अराउंड आई नहीं है, जैसे जस्ट मामूली इंप्रूवमेंट आई है सब, और कोई इमीडिएट में ट्रिगर भी नहीं है नियर टर्म में अपने मार्केट में, तो उसको लेकर के थोड़े समय इस तरह की वॉलेटिलिटी रहना स्वाभाविक है। तो थोड़े समय के लिए इस तरह की वॉलेटिलिटी रहना स्वाभाविक है। लेकिन अगर एक मैं आपसे केस शेयर करूं सर, अगर सितंबर में 20-21 तारीख को ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, वैसे चांसेस कम है, लेकिन बॉस्टन के फेड प्रेसिडेंट के बयान के बाद फिर से ये चांसेस बढ़ने लगी हैं, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? और अगर ये नहीं बढ़ती हैं इस बार, तो एक अच्छी लीड रैली 20 तारीख 21 तारीख के बाद बन सकती है फिर से? ये एक्चुअली अपने मार्केट में अगर मैं कहूं तो इतने ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे थे जी, राइट। और अपने मार्केट में अगर आप देखें, नेक्स्ट ट्रिगर रिजल्ट का ही है जिसके ऊपर लोगों की आंखें जमी हुई होंगी। सो एनी विच में मुझे क्या लगता है कि यूएस न्यूज इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन क्योंकि अपने मार्केट में मिड अक्टूबर तक कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे भी लग रहा था कि इट में गो, मतलब साइडवेज या कोई मेजर मूवमेंट नहीं आएगी। अब दूसरी बात यह रहती है कि इसके ऊपर अगर हॉकिश न्यूज आती है यूएस से या कोई रेट हाइक आती है, तो करेक्शन होने की इमीडिएट रिएक्शन तो डेफिनेटली करेक्शन का होगा, जैसे पहले भी आपके चैनल पे उदयन साहब ने बताया अभी। सो इमीडिएट रिएक्शन करेक्शन का होगा। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि अगर आप देखें, क्योंकि अपने यहाँ पे रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट का ट्रेंड है, जैसे दिसंबर एंड क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ फॉर इंडेक्स, मार्च क्वार्टर 0%, जून क्वार्टर 4-5% अर्निंग्स ग्रोथ, तो सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि द ट्रेंड विल बी कि अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव और इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। लो बेस भी है, और कभी न कभी बाय दिसंबर और मार्च नेक्स्ट ईयर आपको अर्निंग्स ग्रोथ में डबल डिजिट शायद देखने को मिल सकता है। सो अपना मार्केट जो है वो अर्निंग्स को लेकर के चलेगा। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब भी मार्केट में करेक्शन कोई इंटरनेशनल ट्रिगर की वजह से आता है जी, और जो ट्रिगर अपने लोकल मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बाद अगर बड़ा करेक्शन आए तो जरूर इन्वेस्टर्स ने एंट्री लेनी चाहिए एक्चुअली। तो ग्लोबल मार्केट्स के बड़े करेक्शन वाले समय में अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता है। ऐसा 2009 में हुआ है, अभी जनवरी 2016 में हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स, ब्रेक्जिट में हुआ अभी थोड़े दिन हाल ही का एग्जांपल। लेकिन बात वही है कि बड़ा करेक्शन क्या ये 400 पॉइंट का डाउ बड़ा है या इससे और बड़ा होता है? वो क्वांटम बड़ा किसे माना जाए? नॉर्मली 4-5% को मटेरियल करेक्शन बोल सकते हैं। ये 1% नीचे जाना, 1% ऊपर जाना इज नॉट अ करेक्शन। और अगर 4-5% करेक्शन आता है तो दैट उसको एक मटेरियल नंबर बोल सकते हैं। आपके 5% आया, चलिए ठीक है। तो ऐसे कमजोर दिन आप बाजार के बुल्स का थोड़ा सा सहारा बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। बाजार बहुत बुल्स काफी खुश होंगे। बताइए कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? फिर वही जीएसटी वाली स्टोरी, ऑटो वाली स्टोरी, या फिर कोई नई स्टोरी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी? क्योंकि ये सारी स्टोरीज ने देखिए प्ले आउट कर दिया है मोटा मोटी। अभी आप देखिए कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट अलग अलग एरियाज में आ ही रही है। देखिए अभी कमोडिटी स्टेबलाइज हो गए, प्लस लो बेस इफेक्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगले 3 महीने 6 महीने में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा जी। सिमिलरली आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अब कब तक नेगेटिव न्यूज आती है और कब तक ये प्रोविजनिंग का मामला चलता है या कब पॉलिसी का रुख चेंज होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जैसे नैरो अब तक की रैली रही है 4-5-6 सेक्टर को लेकर के, मुझे लगता है अगले 6 महीने में डेफिनेटली ब्रॉडन होने का पूरा स्कोप है इसका। हेमंत, एक स्टॉक जहां बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा आज की कमजोर बाजार में,
रामा फॉस्फेट, ये स्टॉक बीएसई पर लाई है। रामा फॉस्फेट 5.25% हिस्सेदारी बदली, तो साइज जो है इक्विटी बदलने की वो बड़ी है। 5% से ऊपर की हिस्सेदारी बदलना हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हालांकि ऐसा लगता है लो इक्विटी है, क्योंकि 9,38,000 शेयरों का कारोबार हुआ है बीएसई पर। मेरे ख्याल से बीएसई पर ही है शायद ये स्टॉक भी, तो 9.5 लाख शेयरों के आसपास। जी हाँ, 7% मजबूत है। 60 रुपए 50 पैसे पर 5.25% हिस्सेदारी बदली। चलिए, तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, कल देखेंगे कौन से बायर सेलर्स के नाम सामने आते हैं। लेकिन आशीष जी, हिंदुस्तान में चूंकि आप कह रहे हैं माहौल उतना खराब नहीं, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से अगर कमजोर हो तो खरीदना चाहिए। कौन से सेक्टर्स, थीम्स जहां पर आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से दूर रह जाए, जहां रिस्क ज्यादा है हमारे लिए, और उनमें न लगाएं पैसा, जो जहां लगाना है वो तो आप बताइए ना, लेकिन कहां दूर रहना चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग के वक्त क्या होता है, सभी चलते हैं, तो हमें सावधान कहां रहना है? देखिए, आपका फोकस तो डोमेस्टिक पे होना चाहिए। अभी तक की पूरी अपनी जो भी मूवमेंट है या जो भी एक्सपेक्टेशन है वो डोमेस्टिक पे है। अब ऑफशोर को, इंटरनेशनल को लेकर के जो सेक्टर्स हैं, जैसे ब्रेक्जिट के बाद भी जिसमें तनाव आया था दैट वाज आईटी। उसके पहले जो पूरी की पूरी जनवरी फरवरी में जो तनाव आया था दैट वाज ऑयल एंड कमोडिटीज। सो जितने भी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमेशा, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम इन्वेस्ट ऐसी कंपनियों में करते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल कंपनी में होता है। कई बिजनेसेस और सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल कहीं मैक्रोज में है, किसी का ब्राजील में है, किसी का चाइना में है। सो बेसिकली यही है, कमोडिटी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है जिनका ऑफशोर लिंकेज बहुत ज्यादा है। उससे अगर हम थोड़ा बच के रहते हैं, जैसे इंपोर्टर्स हैं, करेंसी रिलेटेड हैं, सो डोमेस्टिक पे ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और वहीं पे मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों में इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। ओके, तो ये है राय आपके लिए बाजार पर, तमाम सेक्टर पर। आशीष जी, विदा लेने का वक्त है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो बाजारों ने आज की है कमजोर शुरुआत, लेकिन कुछ अहम लेवल्स को निफ्टी ने अब तक सपोर्ट किया, वो है 8,700, वहां से कुछ रिकवरी निचले स्तर से। तो इंटरेस्टिंग है ट्रेड, गैप डाउन ओपनिंग के बाद कुछ रिकवरी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। जी हाँ, सौदा आपका हाजिर करेंगे। ब्रेक के उस पार हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।